डिवीजन के आधार पर फिजिकल डिवीजन के आधार पर पदार्थ की होती है 5 अवस्थाएं। कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इसके अलावा बीईसी, और एक कौन सी थी? एक थी हमारे पास प्लाज्मा। इसके अलावा केमिकल डिवीजन के आधार पर, किसके आधार पर? केमिकल डिवीजन के आधार पर। केमिकल डिवीजन के आधार पर मैंने आपको 3 बताई। कौन कौन से बताए? कंपाउंड, इसके अलावा एलिमेंट एंड मिक्सर, 3 मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं किसको लेकर, अगर मैं बात करूं फिजिकल डिवीजन के आधार पर, तो फिजिकल डिवीजन के आधार पर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक होगा, है ना? डी बिल्कुल ठीक होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। विसरण होता है फैलना, है ना, फैलना। तो आपसे पूछा गया किसमें सबसे तीव्र गति से विसरण होगा? ठोसों में यानी सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में, या फिर प्लाज्मा में? सबसे तीव्र गति से विसरण किसमें होगा? विसरण मतलब क्या होता है? विसरण मतलब होता है कौन डिफ्यूजन, मतलब कौन तेजी से फैलेगा, है ना, कौन तेजी से फैलेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने आपको विसरण को लेकर एक एग्जांपल बताया था। मैंने कहा था कि आप एक सिलेंडर में गैस को लीजिए, पानी को लीजिए और ठोस को लीजिए, है ना। अब आप गैस को दबाएंगे तो गैस तेजी से निकलेगी, ठोस बहुत कम तेजी से निकलेगा, निकलेगा ही नहीं अगर गलित अवस्था में नहीं है ना, पिघली अवस्था में नहीं है। और जो लिक्विड होगा, पानी ले लीजिएगा, पानी उससे कम तीव्र गति से निकलेगा किसी भी चीज से। तो फैलने की गति किसकी तेज होती है? गैसेस की होती है। इसलिए तो हम परफ्यूम किसमें लेते हैं, है ना, फॉग। क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है ना। फॉग क्यों लेते हैं? क्योंकि वो तीव्र गति से फैलता गैस है ना। जैसे कुकर, खाना बन रहा है तो कुकर से बहुत तीव्र गति से गंध आती है, स्मेल आती है, किसके कारण? विसरण के कारण, क्योंकि गैसेस का विसरण सबसे ज्यादा होता है ना। तो आंसर क्या होगा? किसका विसरण सबसे ज्यादा होता है? डिफ्यूजन किसका सबसे ज्यादा होता है? वो है हमारे पास गैसेस ना, गैसेस का डिफ्यूजन जो है सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है? आगे की ओर बढ़े, नेक्स्ट ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? अगर अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? कोबरा का चल रहा है, आप पढ़ ले कोबरा, वहीं तेरा एनाकोंडा बना दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको बताया, आपने कपूर को देखा है, आग जलाने के लिए पूजा वगैरह करते हैं तो कपूर को तोड़ के डालते हैं, फिर उस पर तिल्ली दिखाते हैं, बहुत तेजी से क्या है, आग पकड़ लेता है ना। तो कपूर क्या है? तब कपूर जो ठोस है, सॉलिड है। अगर अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? अब एक कह रहा गैस है, अब पगल सिंह अमोनिया गैस है तो कपूर क्या होगा? ठोस होगा। पूजा में कपूर यूज नहीं किया, कपूर की टिक्की लेकर आते हो, आग जलाते हो तो कपूर ठोस देखा आपने? गैस ठोस होता है ना, ठोस होता है, सॉलिड होता है कपूर। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका एग्जांपल है? तो एक चीज मैंने आपको बताई थी, जैसे मैंने आपको बताया था, जो परमानेंट चेंज हो वो केमिकल चेंज में आता है, और जो परमानेंट ना हो वो फिजिकल चेंज में आता है। जैसे मोमबत्ती का पिघलना फिजिकल चेंज है, ठीक है। इसके अलावा दिल का टूटना फिजिकल चेंज है, क्योंकि दोबारा किसी के साथ जुड़ सकता है, और जुड़ना भी चाहिए। सो किस बात का, है ना, भगवान ने एक हाथ लिया है तो एक हाथ देगा भी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें किसको लेकर, जैसे केमिकल चेंजेस को लेकर बात करें, खाने का पचना है ना, मोमबत्ती का जलना है, ठीक है। इसके अलावा लोहे पर जंग लगना है, ये सभी केमिकल है, क्योंकि अगर लोहे पर जंग लग गई है तो आप उसे दोबारा से उसी कंडीशन में लेकर नहीं आ सकते, है ना, दोबारा से उसी कंडीशन में लेकर नहीं आ सकते। तो आंसर होगा केमिकल चेंज का एग्जांपल है। किसका है? केमिकल चेंज का एग्जांपल है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, लोहे पर जंग जो लगती है ना, लोहे पर जंग, है ना, लोहे पर जो जंग लगती है, जंग से बचाने के लिए लोहे पर एक कवरिंग की जाती है, किसकी कवरिंग की जाती है? तो वो है जस्ता। किसकी कवरिंग की जाती है? लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ता, और इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं इसे? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन इसे बोला जाता है। तो आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेता है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी लेपन किया जाता है? तो उस पर लेपन किया जाता है, उस पर परत चढ़ाई जाती है जस्ते की, जिसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, जस्तीकरण भी कहते हैं। क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसमें से कौन सा एक केमिकल चेंज नहीं है? केमिकल चेंज कौन सा नहीं है? अंडे का पकना, यानी अंडे को फ्राई कर रहे हैं, वो केमिकल चेंज नहीं होगा। केक को बेक में करना, मतलब केक जो होता है ना, केक बनाना। इसके अलावा एक आइस क्यूब का पिघलना, लास्ट है केले का सड़ना। इसमें से कौन सा, आपसे पूछा कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, तो सीधी सी बात वो ये पूछना चाह रहा है कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा फिजिकल चेंज है ना। हाँ, कौन सा फिजिकल चेंज है? तो आप सीधी सी बात याद रखेंगे, देखिएगा, अंडे को आप अगर पकाएंगे, है ना, अंडे को अगर आप पकाने लग गए तो अगर फ्राई करेंगे तो दोबारा से अंडा बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बना सकते, है ना। अच्छा, केक बनाएंगे तो क्या केक से दोबारा ब्रेड को बना लेंगे, क्रीम को बना लेंगे, दोबारा दूध बना देंगे क्रीम की? नहीं बना सकते, रिवर्स नहीं जा सकते। अगर केला सड़ गया तो उसे दोबारा ठीक कर सकते हैं, फेंक ही सकते दोबारा, तो ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर आइस क्यूब पिघल गया है तो उसे दोबारा जमा दो फ्रिज में, क्या दिक्कत आ रही है? उसे दोबारा जमा दो फ्रिज में, कुछ दिक्कत है? नहीं हो सकती। तो आइस क्यूब का पिघलना क्या है? एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, कौन सा केमिकल चेंज नहीं है? तो आपसे फिर से क्या पूछा है? केमिकल चेंज कौन सा? अच्छा, रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके पास है, कौन सा केमिकल चेंज का एग्जांपल है, कौन सा केमिकल चेंज का एग्जांपल है? देखिएगा, सिंपल सी चीज समझिएगा, मैं ये कह रहा हूं बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघली तो दोबारा जमा दो, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। पानी का उबलना, पानी उबला दोबारा से ठंडा कर दो भैया उसे, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी फिजिकल चेंज है। अच्छा, मोम का पिघलना, मोम पिघल गई तो उसे दोबारा जमा दो, दोबारा मोमबत्ती बना दो, ये भी फिजिकल चेंज है। लेकिन मोम का जलना, है ना, मोम का जलना, अगर मोम जल रही है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न हुई, आप उस ऊष्मा को दोबारा मोमबत्ती में कैसे लेकर आओगे? लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, मोमबत्ती का पिघलना जो है फिजिकल चेंज है, क्योंकि मोम पिघली, हमने उससे दोबारा मोमबत्ती बना दी। लेकिन मोमबत्ती का जलना, तो उससे ऊष्मा बाहर जा रही है, आप उस ऊष्मा को दोबारा कैसे लेकर आएंगे? मुझे बताइएगा, नहीं लेकर आ सकते। तो मोमबत्ती का जलना जो है एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है, इसका एग्जांपल केमिकल चेंज का एग्जांपल है। अच्छा, ये क्वेश्चन गलत आ गया। अच्छा हाँ, बताइए, आधुनिक रसायन के फादर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। अगर ये क्वेश्चन, ये पॉइंट मैंने लिखवाया तो आप याद रखिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है लेवोजियर को, एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेवोजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसका आकार और आयतन निश्चित होता है, फिक्स होता है? आकार और आयतन, आकार और आयतन किसका फिक्स होता है, यानी शेप और वॉल्यूम किसका फिक्स होगा? ठीक है, एक चीज समझिएगा,
गैस जो होती है क्या उनका आयतन फिक्स होता है? वो तो जिस बर्तन में डालोगे उसका आयतन ले लेंगे। सिलेंडर में डाला तो 2 लीटर के सिलेंडर में आ गई, है ना। आपने 10 लीटर के सिलेंडर में डाला तो 10 लीटर में भर गई। कमरे में फैला तो कमरे में फैल गई। तो आकार ले रही है, इसका फिक्स आकार कहां, मतलब फिक्स आयतन कहां है, फिक्स वॉल्यूम कहां है? तो इसके अलावा द्रव को लेकर बात करें, द्रव का निश्चित आकार होता है, निश्चित आकार द्रव का भी नहीं होता है। अब एक सीसी में है, उसको किसी बोतल में रख दो बोतल का आकार, किसी टंकी में रख दो टंकी का आकार, तो कहां सेप फिक्स है? सेप इसकी भी फिक्स नहीं है। लेकिन ठोस जो होता है इसके आकार और आयतन दोनों फिक्स होते हैं। दोनों क्या, दोनों फिक्स होते हैं। सॉलिड का दोनों फिक्स होगा, है ना, आकार भी फिक्स होगा, आयतन भी फिक्स होगा। नेक्स्ट, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की फोर्थ स्टेट कौन सी है? फोर्थ स्टेट तो फिजिकल डिवीजन के आधार पर मैंने आपको क्या बताए थे? फिजिकल डिवीजन के आधार पर मैंने आपको बताया था सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद थर्ड गैस, फोर्थ प्लाज्मा और फिफ्थ बीईसी, है ना। 5 ही तो स्टेट बताई थी। तो चौथी स्टेट कौन सी होगी? प्लाज्मा, प्लाज्मा होगी, जिसमें पॉजिटिव चार्ज आयन और नेगेटिव चार्ज आयन दोनों होते हैं। ना तो इसकी कोई शेप होती है, ना ही इसकी कोई फिक्स क्या होता है, हाँ, आकृति और आयतन इसका बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट, अगला आपको बताना है इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैसों के बारे में सही है? गैसों के बारे में कौन सा सही है? गैसों का निश्चित आयतन और निश्चित आकृति होती है, पहला ऑप्शन। दूसरा, गैसों को ना तो निश्चित आयतन और न ही निश्चित आकृति होती है, दूसरा ऑप्शन। गैसों का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती, तीसरा ऑप्शन। गैसों की आकृति निश्चित होती है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता है, चौथा ऑप्शन। कौन सा सही होगा? कौन सा इन सभी में से सही है? कौन सा इन सभी में से सही है? देखिएगा, सबसे पहली चीज तो यह है, आकृति तो कभी भी निश्चित नहीं होगी, है ना। आकृति तो कभी भी निश्चित नहीं होगी। आकृति निश्चित कभी भी नहीं होगी। अब बचे 2 ऑप्शन। गैसों का ना तो आयतन निश्चित होता है, नहीं आकृति निश्चित होती है। देखिए एक चीज समझिएगा, गैसों का आयतन को लेकर बात करें, सब चीजों को समझिएगा। क्या मैंने आपको बताया? गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है, नहीं निश्चित आकृति होती है। गैसों का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है। बताइए कौन सा ठीक होगा? बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ना तो आकृति निश्चित होती, ना ही आयतन निश्चित होता। नेक्स्ट, अगला, निम्नलिखित में से किसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है? आयतन निश्चित होगा, आकृति निश्चित नहीं होगी। फटाफट से बताएंगे। आयतन निश्चित होगा लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है। देखिएगा, आयतन निश्चित कैसे, मेरी बात समझिएगा। आयतन निश्चित कैसे? मैं कह रहा हूं कि गैस है, द्रव है, द्रव है ना, द्रव है, 5 लीटर द्रव है, उसको किसी टंकी में डालोगे तब भी 5 लीटर ही रहेगा, है ना। तो इसका मतलब उसका आयतन तो फिक्स है, लेकिन आकृति जिसमें डालोगे उसी की शेप ले लेगा, जिसमें डालोगे उसी की शेप ले लेगा। तो ऑक्सीजन क्या है? गैस है, तो ये काट सकते हैं। पुस्तक क्या है? बुक क्या है? एक हमारे पास ठोस है, इसे काट सकते हैं। नींबू का रस है, जलवाष्प है, जलवाष्प क्या है? एक गैस है, इसे काट सकते हैं। नींबू का रस एक द्रव है, और द्रवों की आकृति तो निश्चित नहीं होती लेकिन आयतन निश्चित होता है। आकृति निश्चित नहीं होती लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो द्रव हमें देखना था, लिक्विड हमें देखना था, जिसमें से पुस्तक ठोस है, ऑक्सीजन क्या है? गैस है, और जलवाष्प क्या है? ये भी एक गैस का प्रकार है। तो आंसर क्या बचा? नींबू का रस। नींबू का रस क्या होगा? द्रव होगा। लेमन जूस, जूस पिला दो मौसमी का। चलिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? कौन सा फिजिकल केमिकल चेंज नहीं है? अच्छा, कौन सा केमिकल चेंज नहीं है? तो ये पूछना चाह रहा है कौन सा फिजिकल चेंज है। अच्छा, शरीर में भोजन का पकना, पाचन हो गया, क्या रिवर्स कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये केमिकल चेंज का एग्जांपल है। अच्छा, हाँ, दूध का दही बनना, दूध से दही बने के दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो ये भी हमारे पास केमिकल चेंज है ना। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लग के क्या उसे दोबारा से वैसा ही कर सकते हो? भाई जंग जो है वो लोहे का कुछ ना कुछ पार्ट तो लेकर गई होगी, तो उस जंग को लोहे में थोड़ी ना कन्वर्ट कर दोगे। तो सीधी सी बात है, लोहे पर जंग लगना भी क्या होगा? ये भी हमारे पास एक केमिकल चेंज का एग्जांपल होगा। लेकिन जल का जलवाष्प में परिवर्तन होना, जलवाष्प बनी तो उसको दोबारा से क्या बना दोगे? जल बना दोगे, है ना। जैसे आपके घर में पानी उबल रहा है, तो जलवाष्प बन रही है, उस पर आप ढकना रख दो, तो वो अपने आप क्या होगा? वो अपने आप क्या बन जाएगा? हाँ, वो अपने आप क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर का ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या होगा? आंसर का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? कौन सा एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है? कौन सा एक फिजिकल चेंज है? पानी का बर्फ में परिवर्तन, मानव में पाचन, मानव में शोषण, दूध से दही का बनना। देखिएगा, मानव में पाचन केमिकल चेंज का एग्जांपल है। पच गया खाना, रिवर्स नहीं कर सकते, सुबह ही पता चलेगा। दूध से दही का बनना, भैया दही बन गई तो दूध कैसे बनाओगे? ये भी नहीं हो सकता। मानव में शोषण, देखिएगा हम सांस अंदर लेते हैं, चीजों को समझिएगा, इस चीज को समझिएगा, हम सांस अंदर लेते हैं, उसमें लगभग 21% ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, लेकिन जब हम बाहर छोड़ते हैं तो लगभग 16% ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो वो जो हमारे पास 4 से 5% ऑक्सीजन है, वो क्या करती है? कोशिका में खाने का दहन करती है, जिससे खाना पचता है। तो उस ऑक्सीजन को जब आप बाहर नहीं पूरा निकाल पा रहे हो जितनी ली, तो श्वसन क्या हो जाएगा? श्वसन एक हमारे पास केमिकल चेंज होगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन पानी का बर्फ में परिवर्तन, बर्फ में बन गया, उसे दोबारा पिघला दो तो दोबारा से पानी बन जाएगा, दोबारा से पिघला तो दोबारा से पानी बन जाएगा। क्लियर है? तो एक बार मुझे फटाफट से बता देंगे, ये 13 क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर के रिवीजन को लेकर थे। आपको कैसा लगा? एक आइडिया लग गया कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनेंगे? फटाफट से मुझे बता देंगे। यहां तक कोई दिक्कत समस्या है तो यहां तक बताएंगे मुझे, कोई दिक्कत समस्या? ठीक है, कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं है, है ना। बहुत सिंपल था। अब आप हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन, पृथक्करण की विधियां। हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन, पृथक्करण की विधियां। पृथक्करण की विधियां पृथक्करण की विधियां
कौन कौन सी पृथक्करण की विधियां है ना। कुछ हमारे पास मेथड आते हैं सेपरेशन के, जैसे आपसे पूछ लेगा वेपोराइजेशन कहां पर यूज होता है ना, कीप फनल कहां पर यूज होता है, बीनना कहां पर यूज होता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि कहां पर यूज होती है। क्वेश्चन के तरीके बताऊं, क्वेश्चन कराऊंगा भी, दोनों पर आप फोकस करेंगे। सबसे पहले पृथक्करण की विधियां अलग अलग होती हैं, जैसे कि बीनना एक विधि है ना, एक एक को समझेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे हमारे पास एक, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ओढ़ना है ना, ये भी एक विधि है ना, इसे कहते हैं छानना, ये भी एक विधि है। तो सबसे एक एक क्वेश्चन बनते हैं बहुत सिंपल है ना, इनकी डेफिनेशन को लेकर बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, एक बार इन्हें समझते हैं। ठीक, चलिए देखिएगा, सबसे पहली विधि आती है, इसे कहते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसे, बीनना या फिर चुनना है ना, बीनना या फिर चुनना। पहली विधि हेडिंग आ रही है, बीनना या फिर चुनना, बीनना या फिर चुनना। हैंड पिकिंग मेथड, हैंड पिकिंग मेथड, मेथड इसे बोला जाता है। इसके बारे में समझिएगा, देखिएगा आपको बड़ा सिंपल लग रहा होगा, इससे क्या ही क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको जब प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा तब दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन बने हैं। हैंड पिकिंग मेथड क्या होता है, हैंड पिकिंग मेथड का यूज जब किया जाता है जब दो ठोसों को अलग करना हो। अच्छा, दो ठोसों को अलग करना हो, केवल हैंड पिकिंग, दो ठोसों को अलग करना हो और दोनों ठोसों का, दोनों जो दोनों सॉलिड है उनका आकार बड़ा हो। समझो चीजों को, इस विधि में हैंड पिकिंग मेथड में हम तब यूज करते हैं जब हमें दो सॉलिड को अलग करना हो और दोनों सॉलिड का आकार बड़ा हो। जैसे गेहूं से कंकर को अलग करना, यानी हम हाथ से उठा रहे हैं और हाथ से कब उठा पाएंगे, जब हमें चीजें दिखेंगी साफ, और दिखेंगी कब साफ, जब वो मोटी होंगी। तो सीधी सी बात है, हैंड पिकिंग मेथड का यूज तब किया जाता है जब दो ठोसों को अलग करना हो और दोनों ठोसों का आकार बड़ा हो, है ना, दोनों ठोसों का आकार बड़ा हो। तो एक बार बनाकर लिखेंगे, आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे इस मेथड का प्रयोग, इस मेथड का प्रयोग का यूज तब किया जाता है, तब किया जाता है जब दो ठोसों को अलग करना हो, दो ठोसों को, ठोस यानी सॉलिड को अलग करना हो, सॉलिड को अलग करना हो, आप लिखेंगे नेक्स्ट, इस विधि में दोनों ठोसों का आकार बड़ा होना चाहिए, दोनों सॉलिड का आकार बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या लिखेंगे, जैसे गेहूं से कंकर को बीनना है ना, गेहूं से कंकर निकालना, आप डाल के लिख सकते हैं एग्जांपल में, यहां पर लिख लेंगे एग्जांपल, आप लिखेंगे जैसे एग्जांपल के लिए, एग्जांपल किसका है ये वाला, गेहूं से कंकर को निकालना, गेहूं से कंकड़ निकालना इसका एग्जांपल है। क्या ये चीज समझ में आई, हाँ या ना मुझे बताएंगे, तब मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। ठीक है, हाँ या ना मुझे एक बार बताएंगे, क्या यहां तक किसी तरीके की कोई परेशानी है तो मुझसे एक बार पूछो, वरना आगे की ओर बढ़ेंगे। अरे हाँ या ना बहुत सिंपल था कि नहीं था, कोई दिक्कत आई नहीं आई। अब जब आप 6-7 मेथड को समझ पढ़ चुके होंगे तब मैं बताऊंगा क्वेश्चन का तरीका क्या बनेगा, कंफ्यूज करने के लिए आपको, है ना, कंफ्यूज करने के लिए। पहला हो गया, बहुत सिंपल है, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि बीनना या फिर चुनना। हैंड पिकिंग मेथड वो होता है जब हमें दो ठोसों को, दो सॉलिड को अलग करना हो, दोनों को आकार बड़ा हो। हैंड पिकिंग मतलब हाथ से उठाना है, और हाथ से हम जब उठा पाएंगे जब दोनों हमें साफ दिखेंगे, और साफ कब दिखेंगे, जब दोनों का आकार मोटा हो। क्लियर है, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट आइएगा, अगला मेथड आता है हमारे पास छानना, है ना, छानना, छानना, विनोइंग। छानना क्या है, देखिएगा आप समझिएगा दोनों में डिफरेंस। छानने का यूज हम जब करते हैं, सॉरी ये है फटकना, है छानना नहीं, फटकना, देखिएगा, फटकना, फटकना, छानना नहीं, फटकना। फटकने का यूज यानी विनोइंग का यूज हम तब करते हैं, है ना, तब करते हैं विनोइंग का यूज हम तब करते हैं जब दो ठोसों को अलग करना हो। किसको अलग करना हो, दो ठोसों को अलग करना हो। लेकिन फर्क क्या है, एक ठोस जो है वो भारी होना चाहिए और एक ठोस हल्का होना चाहिए। आपने अपने घर में मम्मी को गेहूं झाड़ते हुए देखा होगा, ऐसा तो है नहीं आप अमेरिका से हो, ऐसा है नहीं है, आज भी गेहूं खा रहे हो। अच्छा, जो घर से रहते हैं, गांव के लोग हैं, वो तो जानते होंगे मम्मी गेहूं फटकती हैं। और मम्मी गेहूं कब फटकती है ना, जब मम्मी हो, दादी हो, चाची हो, कोई भी हो, गेहूं कब फटकती है, जब हमारे पास गेहूं में छोटे छोटे हल्के हल्के क्या हो, गेहूं की बाली आ जाए, तब उन्हें फटका जाता है। तो इसका मतलब गेहूं की बाली भी तो ठोस है अपने आप में। अच्छा, जो हमारे पास गेहूं है वो भी ठोस है, तो इसमें हम दो ठोसों को तो अलग करते हैं, लेकिन एक भारी होना चाहिए, एक बहुत ज्यादा हल्का होना चाहिए, तब इस मेथड का यूज करते हैं। क्लियर है, तो एक बार आप मुझे बताएंगे इसमें क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इसमें हम इस मेथड में, इस मेथड का यूज तब किया जाता है, तब किया जाता है जब दो सॉलिड को अलग करना हो, सॉलिड को अलग करना हो, अलग करना हो। और एक नोट बनाकर लिखेंगे, नोट क्या, नोट लिखेंगे दोनों सॉलिड में से एक भारी व एक हल्का होना चाहिए,
हल्का होना चाहिए, तब हम इस मेथड का यूज करेंगे, विनोइंग का यानी पटकने का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे आप, जैसे गेहूं से गेहूं की बाली को अलग करना, गेहूं से बाली को अलग करना, अलग करना, बाल यानी जो उसके छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं भूस वाले, अलग करना, इसका एग्जाम्पल है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है इस मेथड में? एक बार मुझे बताएंगे, है ना। एक क्या होगा, एक होगा बाहरी जो होंगे भारी कण, वो तो नीचे बैठ जाएंगे भारी कण, और जो हल्के होंगे वो हल्के उड़ के बाहर की और हवा के साथ चले जाएंगे। तो इस मेथड में दो ठोसों को अलग किया जाता है, लेकिन एक हल्का होना चाहिए, एक भारी होना चाहिए। सिंपल मेथड है। हाँ, धान से धान की भूसी को अलग करना, वो भी इसी मेथड में आएगा। हमने भी किया है, ऐसा किया है, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। इसमें इसमें क्या शर्माना, बढ़िया आगे की ओर। हाँ, भूसा अलग करना, बहुत बढ़िया, सभी जानते हैं, सभी गांव के हैं। नेक्स्ट आगे आता है हमारे पास छानना, छानना, सीविंग, छानना। क्या होता है छानना? इसमें भी इस मेथड का यूज भी तभी किया जाता है जब दो ठोसों को अलग करना हो। इस मेथड का यूज भी तभी किया जाता है जब दो ठोसों को अलग करना हो, लेकिन अंतर क्या है इसमें? इसमें अंतर यह है कि एक ठोस जो है कैसा होना चाहिए, मोटा, और एक होना चाहिए बारीक, है ना। जैसे पहला वाला मेथड क्या था, देखिएगा, समझो, तीनों को समझो। पहले वाले मेथड में भी दो ठोसों को अलग करा जा रहा था, लेकिन दोनों का आकार मोटा होना जरूरी था, ठीक है। अच्छा, दूसरे में मैंने भी दो ठोस बताए, लेकिन एक भारी और एक हल्का होना जरूरी था। और तीसरा मेथड जो छानना, जैसे आप छानते हो तो छानने में भी दो ठोसों को अलग किया जाएगा, लेकिन एक का आकार बड़ा और एक का आकार छोटा होना चाहिए। जैसे आप क्या करते हो, आप गेहूं के आटे को छानते हो, है ना। आटे को जब छानते हो तो पतला क्या है, पतला आटा नीचे की ओर चला जाएगा, ये वाला, है ना। जो हल्का होगा, हल्का कहां पर चला जाएगा, हल्का यहां पर आ जाएगा। और जो भारी कण होंगे, जो सॉरी जो मतलब हल्के का मतलब जो बारीक होगा, है ना, हल्का नहीं, इसे लिखेंगे बारीक। जो बारीक होगा, बारीक, वो तो नीचे आ जाएगा, है ना। और जो मोटा होगा, मोटा, वो चन्नी में अंदर रह जाएगा। अरे हाँ या ना मुझे बताएंगे, सिंपल, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, है ना, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप सिंपल सी चीज समझेंगे, क्या आप समझेंगे इस मेथड में, इस मेथड का यूज, इस मेथड का यूज दो सॉलिड को अलग करने के लिए किया जाता है, दो सॉलिड को अलग करने के लिए किया जाता है। नोट बनाकर लिखेंगे इसमें, नोट क्या लिखेंगे, नोट आप बनाकर लिखेंगे, क्या आप लिखेंगे यहां पर, नोट। दोनों सॉलिड में से एक सॉलिड मोटा वह एक सॉलिड पतला होना चाहिए, पतला यानी बारीक लिख सकते हो, एक सॉलिड बारीक होना चाहिए, पतले का मतलब जो है वो लिक्विड में आ जाता है, पतले का अर्थ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल में क्या लिख सकते हो, इसमें एग्जांपल में आप लिख सकते हो जैसे आटे को छानना, इसका एग्जांपल बन जाएगा आटे को छानना। यही मेथड क्लियर है ना। आटे को चलनी से छानना किसका है, पीविंग यानी छानने का, ठीक है। तो आप समझे, इसमें भी दो सॉलिड को अलग किया जाता है, लेकिन अंतर ये, एक सॉलिड कैसा होना चाहिए, मोटा, और एक होना चाहिए बारीक, तब हम अलग कर सकते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, यहां तक की चीजों को नोट डाउन करेंगे तब आगे के ऊपर। रोज का काम है, अरे वाह भाई वाह। हाँ, बहुत बढ़िया, डेली का काम है, अच्छा है ना, अच्छा है। कॉलेज टाइम में हमने भी किया है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, कॉलेज टाइम में हमने भी किया है, सब कुछ किया है। नेक्स्ट आगे क्या बढ़ते हैं, नेक्स्ट डालेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। अंतर क्या है ना, अंतर क्या है, अंतर यह है, इसमें भी दो ठोसों को अलग किया जाएगा, ठोस ही पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, मजबूती बहुत ज्यादा है। देखिएगा, इसमें भी दो ठोसों को अलग किया जाएगा, लेकिन अंतर यह है, एक ठोस मैग्नेटिक यानी चुंबकीय होना चाहिए, और एक ठोस नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। अंतर समझे। देखिएगा, ये क्या है, ये एक लोहे का, एक तरीके से समझ लीजिए, ये लोहे की एक पट्टी है, क्या है, लोहे की पट्टी है ना, लोहे की क्या है, लोहे की पट्टी है, ठीक। अब क्या होगा इस पर, अब ये होगा, हम ऊपर से क्या डालेंगे इसमें, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक, है ना, दोनों चीजें डालेंगे, है ना। मैग्नेटिक भी डालेंगे, मैग्नेटिक प्लस नॉन मैग्नेटिक,
दोनों चीजें मिलाकर डालेंगे, मिक्सचर डालेंगे। अब होगा क्या होगा, ये जब ये मिक्सचर यहां पर आएगा तो सीधी सी बात है, ये जो लोहे की परत है ना, मतलब ये चुंबक है, लोहे की नहीं कह सकते, चुंबक बोलेंगे इसे, मैग्नेट है, मैग्नेट, मैग्नेट है ना, मैग्नेट। अब क्या होगा, जो मान लीजिए लोहा है ना, फॉर एग्जांपल ये लोहा है, तो एक चुंबक के साथ चला जाएगा, यहां पर जाकर गिरेगा, है ना, चुंबक के साथ चला जाएगा, यहां पर जाकर गिरेगा, चिपक कर, है ना। और जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो यहां पर आकर गिरेगा, दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा, इस तरीके से। तो इस मेथड में हम किसका यूज करते हैं, दो ठोसों को अलग करने का यूज करते हैं, और इस मेथड को कहा जाता है चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। और इनमें दोनों ठोसों में से एक ठोस नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए और एक ठोस जो है वो मैग्नेटिक होना चाहिए, तभी होगा, है ना, तभी होगा। तो एक बार इस चीज को बनाकर लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इस मेथड में भी, इस मेथड का यूज दो सॉलिड को अलग करने के लिए किया जाता है, दो सॉलिड को अलग करने के लिए किया जाता है। नोट बनाकर लिखेंगे, ये ज्यादा जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी तो चीजें समझ में आएंगी क्या जरूरी है। तो आप लिखेंगे नोट, इनमें से आप लिखेंगे दोनों ठोसों में से एक सॉलिड मैग्नेटिक व एक नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, तब इस मेथड का यूज हम कर सकते हैं, क्लियर है ना, क्लियर है। आप लिख लेना, जैसे लोहे और चांदी को अलग करना, एग्जांपल लोहे व चांदी को अलग करना, चांदी क्या है, नॉन मैग्नेटिक है, इसमें आटा नहीं हो सकता। अब नहीं, आप गजब का आदमी है। सब कुछ का क्या मतलब होता है, पक्कल सिंह रहने दे, आगे की ओर बढ़ेंगे, पहले यहां तक की चीजों को लेकर बताइए, किसी तरह की कोई परेशानी है तो। यहां तक की चीजों में बताइए, कोई दिक्कत समस्या है किसी तरीके की। सर्दी नहीं लग रही है, नोट बनाना जरूरी है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, नोट मत पढ़ो, कुछ भी मत करो, कोई जरूरी है जी। डायग्राम क्या बना कर आओगे, डायग्राम से थोड़ी नहीं थी जिंदगी। नेक्स्ट, वेपोराइजेशन, हेडिंग डालेंगे वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण मेथड, वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण क्या होता है, वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण। मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे। वाष्पीकरण में दो द्रवों को अलग किया जाता है। अब हमारे ठोस ने पीछा छोड़ा, दो द्रवों को अलग किया जाता है, लेकिन हाँ ठीक है, सॉरी, वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन में ठोस और द्रवों को अलग किया जाता है, जिसमें से क्या हुआ, एक मिनट देखता हूं, साउंड में क्या दिख रहा है, कोई दिक्कत एक बार बताना। ठीक तो है साउंड, टी शर्ट पर क्या लिखा है, अच्छा, ये डायग्राम गलत है, अच्छा मैं कह रहा साउंड गलत है, हाँ डायग्राम, अच्छा आसवन का है डायग्राम, आसवन विधि का डायग्राम, अच्छा यहां पर आइएगा, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर हेडिंग डालेंगे वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण क्या है, चीजों को समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक कोई ये टैंक है ना, टैंक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया, इसके नीचे बर्नर लगा दिया, क्या किया, इसके नीचे एक बर्नर लगा दिया, इस तरीके से। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होनी चाहिए, एक बर्नर लगा दिया, ठीक। जब मैंने इसके नीचे बर्नर लगा दिया और मैंने एक मिक्सचर डाल दिया इसमें, आप कहेंगे सर किसका मिक्सचर डाल दिया इसमें, मैंने एक इसमें मिक्सचर डाल दिया, इस तरीके से मिक्सचर भर दिया, ठीक है। अच्छा, इस मिक्सचर में मैंने क्या डाला, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने इसमें डाल दिया, क्या डाल दिया मैंने इसमें डाल दिया मैंने नमक और पानी का घोल, नमक प्लस पानी का घोल, मिक्सचर डाल दिया, क्लियर है। अच्छा, अब क्या होगा,
इसमें से पानी क्या है, वोलेटाइल है ना, पानी क्या है, वोलेटाइल है। और पानी वोलेटाइल है तो इसका मतलब जब मैं गर्म करूंगा तो पानी मेरा उड़ जाएगा, है ना, इसे मैं कहीं इकट्ठा कर लूंगा। पानी क्या है, पानी जो है उड़ जाएगा, क्योंकि वोलेटाइल है, गर्म होगा, वोलेटाइल होगा तो उड़ जाएगा। इसे मैं एक जगह इकट्ठा कर लूंगा, वाटर को, है ना। और यहां पर जो वोलेटाइल नहीं है, जो वोलेटाइल नहीं है, यानी यहां पर क्या बचेगा, फिर यहां पर बचेगा मेरे पास नमक। नमक, और नमक क्या है, नमक है सॉलिड, सीधी सी बात, नमक क्या है, नमक है सॉलिड। और वाटर कैसा है, वाटर है लिक्विड। वाटर क्या है, वाटर है लिक्विड। तो आप एक चीज समझ पा रहे हो क्या, इसमें एक मिक्सचर को अलग किया जाता है, मिक्सचर को अलग किया जाता है। मिक्सचर जो है वो कैसा होना चाहिए, ठोस और द्रव का मिक्सचर होना चाहिए, जिसमें से द्रव जो है वो वोलेटाइल होना चाहिए और ठोस जो है वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। यानी हम एक मिक्सचर को अलग करते हैं जिसमें से एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। मिक्सचर जो है वो ठोस और द्रव का होना चाहिए, सॉलिड और लिक्विड का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, नमक पानी का घोल, नमक चीनी का घोल। ऐसे घोलों को अलग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेपोराइजेशन का यूज करते हैं, वाष्पीकरण का यूज करते हैं। तो एक बार पॉइंट बनाकर लिखना, इस मेथड का यूज, इस मेथड का यूज ठोस व द्रव के मिक्सचर को अलग करने में किया जाता है, अलग करने में किया जाता है। ठीक है, आप लिख लें, इसमें एक वोलेटाइल व एक नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए लिखना इसमें, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या लिखोगे, एग्जाम्पल के लिए लिखोगे इसमें नमक व पानी का मिक्सचर, एक लिख लो नमक नहीं, चीनी व पानी का मिक्सचर। ये किससे अलग करेंगे, वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण से। ठीक है, वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण से अलग करेंगे, है ना। नमक भी ऐसे ही बनाते हैं, बहुत बढ़िया। एक किसका है, हीना बहुत बढ़िया करिए। नमक कैसे बनाते हैं, हम समुद्र के सारे क्यारियां बना लेते हैं, है ना। एक क्या कह सकते हैं, रूम टाइप से बना लेते हैं, छोटी छोटी क्यारियां, उसमें समुद्र का पानी आता है, वो इकट्ठा हो जाता है, और फिर उसका क्या है, पानी क्या है, पानी तो वेपोराइज हो जाएगा, उड़ जाएगा। जब पानी उड़ जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, नमक। हम नमक को अलग कर लेंगे। तो इसी मेथड का यूज हम नमक बनाने में भी करते हैं, समुद्र के पानी से। समझे आप इस चीज को, हाँ या ना मुझे एक बार बताएंगे, तब हम आगे की बढ़ेंगे। वोलेटाइल मतलब वाष्पीकरण, वाष्पीकृत और अवाष्पीकृत, मतलब जिसका वाष्पीकरण हो जाए, जो उड़ जाए। नॉन वोलेटाइल मतलब अवाष्पीकृत, ठीक है ना। वाष्पीकृत और अवाष्पीकृत, इनका यूज करते हैं। क्लियर है, एक बार यहां तक की चीजों को मुझे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत समस्या तो आपको नहीं आई है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, इस मेथड का नाम डालेंगे आप आसवन विधि। इसमें दो द्रवों को अलग किया जाता है, होता क्या है समझिएगा। इसमें क्या है, इसमें दो द्रव है ना। इसमें क्या है, इसमें दो द्रव है, दो लिक्विड भरे हुए हैं। दो लिक्विड का क्या है, दो लिक्विड का सॉल्यूशन है, मिक्सचर है। अब होगा क्या, एक का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा और एक का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा, यानी इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत अंतर होगा। अब चीजों को समझिएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो कम टेम्परेचर पर उबल जाएगा और उसका वाष्पीकरण हो जाएगा। जैसे इसमें हमने दो लिए, है ना, दो ले लिए। एक हमने कुछ भी ले लिया, पानी ले लिया, एक तेल ले लिया। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए तेल का वाष्पीकरण बहुत जल्दी होता है, तो जैसे थोड़ी सी आग जलाएंगे, तेल वाष्पीकृत हो जाएगा और तेल को हम इस फनल से यहां पर इकट्ठा कर लेंगे। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है तो वो बहुत देर में गर्म होगा, बहुत देर में वाष्पीकृत होगा, तो हम उसका वाष्पीकरण नहीं करेंगे, उससे पहले ही तेल को अलग कर लेंगे और यहां पर जो हमारे पास पानी है उसको यहां पर रखेंगे। ठीक है, यहां पर रखेंगे। समझिए इस चीज को, मैंने क्या कहा, इसमें दो लिक्विड के सॉल्यूशन को अलग किया जाता है और दो लिक्विड की सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें अंतर क्या होता है, एक का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, एक का बहुत कम होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी उबलेगा और जल्दी उबलेगा तो जल्दी वाष्पीकृत होगा। हम यहां पर क्या लेंगे, हम यहां पर जो है कंडेंसर लगा देंगे, यानी जो ठंडा करता हो। अब जैसे यहां पर वाष्प बन के आएगी, उसे ठंडा करके यहां पर इकट्ठा कर लेंगे, जो जल्दी बॉयल हो जाएगा। और जब ये अलग हो जाएगा तो हम इस हीट को तुरंत बंद कर देंगे और यहां पर क्या बच जाएगा, यहां पर दूसरा सॉल्यूशन बच जाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, समझिए आप चीज को। तो इसमें आप क्या बनाकर लिखेंगे, आप इसमें बनाकर लिखेंगे इस मेथड का यूज दो लिक्विड को अलग करने के लिए किया जाता है, जिसमें से आप लिखेंगे इसमें से एक का बॉइलिंग पॉइंट हाई वह एक का लो होना चाहिए, यानी बॉइलिंग पॉइंट में अंतर ज्यादा होना चाहिए, है ना। तब हम इस मेथड का यूज करेंगे। क्लियर है ना। डिस्टिलाइजेशन, ठीक है, चलिएगा। तो
यहां तक मुझे बताएंगे ये मेथड आपके जो आज हमने पढ़े इसमें किसी तरीके की कोई परेशानी है तो मुझे बताएंगे। आपके 2-3 मेथड और बचे हैं, उन्हें हम कल की क्लास में कवर करेंगे, है ना। हम इसे क्या करेंगे, कल की क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट चलिएगा, 2 मेथड बचे, इन्हें भी कर लेते हैं। एक आता हमारे पास प्रभाजी आसन, एक क्या था, एक आता प्रभाजी आसन। अभी कर लेते हैं। प्रभाजी आसन नॉर्मल है, छोटे छोटे हैं। प्रभाजी आसन, आसन प्रभाजी आसन कैसे होता है, तो प्रभाजी आसन का यूज तब किया जाता है, प्रभाजी आसन का यूज भी तभी किया जाता है जब दो द्रवों को अलग करना हो, लेकिन इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ना के बराबर अंतर हो। यानी आसवन विधि में बॉइलिंग पॉइंट में बहुत अंतर था, लेकिन प्रभाजी आसवन विधि में बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम अंतर होता है, तब हम इस प्रभाजी आसवन विधि का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम से हम डीजल बनाते हैं, पेट्रोल बनाते हैं, केरोसिन बनाते हैं, मोम बनाते हैं, इनमें बहुत कम अंतर पे होता है। जैसे पेट्रोल कितने पे निकलेगा, 25 से 60 डिग्री पर, और 60 से 120 में क्या निकल जाएगा, नेफ्था, है ना। तो बहुत कम अंतर है इनके बॉइलिंग पॉइंट में, तब हम इसका यूज करते हैं। तो आप एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे, इस मेथड का यूज, इस मेथड का यूज, मेथड का यूज तब किया जाता है, तब किया जाता है जब द्रवों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम अंतर हो, बॉइलिंग पॉइंट में कम अंतर हो, कम अंतर हो। क्लियर है, आपकी बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एग्जांपल के लिए लिखिएगा, जैसे पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेफ्था, ईटीसी को अलग करना, आदि को अलग करना, तब इस मेथड का यूज किया जाता है, प्रभाजी आसन का, है ना। तब इस मेथड का यूज किया जाता है। दो द्रव हो, दो से ज्यादा द्रव हो, मतलब उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत बहुत कम अंतर, तब इस मेथड का यूज किया जाता है। और आसवन में किसका यूज किया जाता है, जब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा अंतर हो, तब इस मेथड का यूज किया जाता है ना। तो इसका एग्जांपल है, पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेफ्था आदि को अलग करना, इस मेथड का यूज किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अगला मेथड। अगला मेथड है हमारे पास फनल मेथड, फनल मेथड, फनल मेथड, फनल मेथड, फनल मेथड यानी कीप मेथड, कीप विधि, कीप विधि का यूज कब किया जाता है, तो इसमें हम दो द्रवों को अलग करते हैं। अच्छा, दो द्रव कौन कौन से होने चाहिए, जो आपस में घुलते ना हो, है ना, जो आपस में घुलते ना हो, ऐसे दो द्रवों को अलग किया जाएगा। कैसे, दो द्रव है, जैसे मैंने पानी और तेल लिया, तो तेल ऊपर तैरेगा, पानी के ऊपर तेल करता है, तो तेल मान लीजिए ये रहा, ऑयल यहां पर ले लिया मैंने, ऑयल फॉर एग्जांपल, है ना, ऑयल मैंने यहां पर ले लिया, और ये क्या है, ये वाटर है, ये क्या है, ये वाटर है। अब क्या होगा, मैं इस फनल को खोल दूंगा, तो इससे पानी तो नीचे आ जाएगा, जैसे ही तेल आने वाला होगा यहां पर, तो हम इस फनल को तुरंत रोक देंगे, तो तेल तो रह जाएगा ऊपर और पानी आ जाएगा नीचे। यानी हम इसमें ऐसे मिक्सचर को अलग करते हैं द्रवों के, जिसमें दोनों अघुलनशील हो, घुलते ना हो। ठीक है, तब इस मेथड का यूज करते हैं। तो आप एक बार इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस मेथड का यूज, इस मेथड का यूज ऐसे द्रवों को अलग करने में, ऐसे द्रवों को अलग करने में किया जाता है, जो घुलते ना हो, नहीं, तब इस मेथड का हम यूज करेंगे। यहां तक की चीजें एकदम से क्लियर है ना। हाँ, जैसे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, जैसे वाटर प्लस ऑयल का मिक्सचर, वाटर प्लस ऑयल, तो आज हमारे पास मेथड ऑफ सेपरेशन अलग हुआ, चैप्टर खत्म होता है। मुझे प्यारी सी कमेंट के साथ बताएंगे आपको ये चैप्टर पढ़ के कैसा लगा। हाँ, केरोसिन मिट्टी के तेल को बोलते हैं, केरोसिन ऑयल। ठीक है, फटाफट से मुझे बताएंगे चैप्टर पढ़ के कैसा लगा, क्या कॉन्फिडेंस जगा इस मेथड में। आप अब अलग अलग कर पाओगे चीजों को, देखने में आसान लगता है, फटकना, छानना, बीनना, बुनना, लेकिन साइंस की भाषा में बहुत डिफरेंस आ जाते हैं चीजों को समझने में, है ना। चलिएगा, हाँ, सेपरेशन फनल कह दो या फिर फनल मेथड कह दो, बात तो एक ही है ना, कीप विधि, कुछ भी कह दो, समझ में आना चाहिए, है ना। ठीक है, चलिएगा, तो एक बार मुझे प्यारी सी कमेंट के साथ बता देंगे, नेफ्था क्या होता है। नेफ्था एक पेट्रोलियम का एक क्या कहते हैं, एक सब्सटेंस है पेट्रोलियम का। ठीक है, चलिएगा, अगर पॉसिबल हुए इसके क्वेश्चन हम कल करेंगे। अगर पॉसिबल मतलब क्वेश्चन मैंने निकाले और 2-4 क्वेश्चन मिले, क्योंकि चैप्टर ऐसा है क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन आते हैं तो फंसाने वाले आते हैं। अगर इसके क्वेश्चन मिले तो जरूर कल क्वेश्चन करेंगे, अपना नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे कल की